नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया को जब लगा कि वो एक वायरस की गिरफ्त से बाहर निकलने वाली है, तब वही वायरस एक दूसरे रूप में सामने आ गया। तैयारी थी पुराने दुश्मन से लड़ने की, लेकिन बहरूपीय दुश्मन ने एक बार फिर अपना रूप बदल लिया। संक्रमण फैलने का डर बढ़ने लगा, कयासें और अटकलें चलने लगे। नए वेरिएंट से दुनिया डरी हुई है, लेकिन क्या यह डर जायज है? क्या वाकई ओमिक्रॉन पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? अल्फा से शुरू हुआ सफर बीटा, गामा और डेल्टा होते हुए ओमिक्रॉन तक जा पहुंचा है। जो पहले इंटरेस्ट की श्रेणी में आता था, अब वो कंसर्न की कैटेगरी तक जा पहुंचा है। एक वायरस के खतरे बेशुमार हैं, एक वायरस के रूप हजार हैं। पुराना वायरस गया नहीं, नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। वैक्सीन लगी ही थी कि नई वैक्सीन की बातें होने लगी। पहले कोविड का कहर था, अब ओमिक्रॉन का असर है। कोरोना के वायरस में फिर से म्यूटेशन हुआ तो एक नए वेरिएंट ने जन्म ले लिया, और इस नए वेरिएंट ने दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। बच्चों की वैक्सीन का इंतजार हो ही रहा था कि अब इस नए वायरस ने दोबारा खतरे का अलार्म बजा दिया है। तो क्या फिर से वही वक्त आने वाला है? क्या फिर से सांसों की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी? क्या वाकई ओमिक्रॉन पर वैक्सीन बेअसर है? क्या अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई? क्या बच्चों बुजुर्गों पर खतरा ज्यादा है? क्या वाकई ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत है? क्या म्यूटेशन ने वायरस को कमजोर बनाया है या ताकतवर? कैसे पता चले कि संक्रमण कोरोना वाला है या ओमिक्रॉन वाला? सवाल बेइंतहा है, परेशानियां बेशुमार हैं। आज आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। ओमिक्रॉन ग्रीक शब्दकोश का हिस्सा है। इससे पहले कोरोना के दूसरे वेरिएंट्स के नाम भी ग्रीक अक्षरों से उठाए गए, वहां से लिए गए। ग्रीक अक्षरों में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जैसे लेटर्स हैं जिन पर वायरस के वेरिएंट्स को नाम दिया जाता रहा है। लेकिन आखिर ये नाम डर का दूसरा रूप कैसे बनता जा रहा है? ये वेरिएंट कितना खतरनाक है और इससे कितना डरना और कितने सतर्क रहने की आवश्यकता है? कोरोना वायरस का नया रूप दुनिया को डरा रहा है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। संक्रमण धीरे धीरे पैर पसारते हुए अब भारत तक आ पहुंचा है। जो ओमिक्रॉन का पहला केस इंडिया में डायग्नोस हुआ था, वो भी अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। दो इनिशियल स्टेटमेंट में ये पाया गया है कि इसकी स्प्रेड डेल्टा या डेल्टा से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम अपने गार्ड्स को डाउन ना करें। ओमिक्रॉन की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। इस वायरस में अब तक सबसे ज्यादा 55 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिसमें से 32 म्यूटेशन इसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। लेकिन क्या ये म्यूटेशन वायरस को कमजोर बनाते हैं? क्योंकि जानकारों के मुताबिक वायरस अपने वजूद को बचाए रखने के लिए ही म्यूटेट करता है। अभी स्टडीज चल रही हैं जिसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा हुए हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं, और इसकी वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही है।
हम रात को सोते हैं तो ये कम कंट्रीज में होता है और सुबह को सो के उठते हैं तो 6 कंट्रीज में और पहुंच जाता है। इतनी तेजी से ओमिक्रॉन का फैलना जो है वो वैज्ञानिकों में चिंता को दर्शाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना का यह म्यूटेशन माइल्ड टू मॉडरेट तो जरूर है, लेकिन इसके खतरे को नजरअंदाज करना गलत होगा, क्योंकि जब 2 साल पहले कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी ज्यादातर मरीज ठीक हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मरीजों की संख्या बढ़ती गई इसकी गंभीरता भी बढ़ती गई। इसीलिए ओमिक्रॉन में जिस प्रकार का म्यूटेशन अभी देखा जा रहा है ये या तो बहुत खतरनाक हो सकता है या फिर उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बदलाव की वजह से ये कमजोर भी हो सकता है, जो अभी शोध का विषय है। वायरस के स्वरूप में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं और इसी तरह कोरोना वायरस में भी कुछ बदलाव हुए हैं जिससे अलग अलग वेरिएंट का जन्म हुआ है, जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट। लेकिन हाल ही में ओमिक्रॉन नाम का नया वेरिएंट सामने आया है जो कि कोविड का ही एक बदला हुआ स्वरूप है और इस वेरिएंट में 50 से भी ज्यादा बदलाव देखे गए हैं। लेकिन अगर हम इस वायरस में हुए म्यूटेशन को 1918 के स्पेनिश फ्लू में हुए म्यूटेशन से तुलना करें तो डर लाजमी है। स्पेनिश फ्लू का वायरस म्यूटेट करने के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया और अगले कुछ सालों में उसने दुनिया में ज्यादा तबाही मचाई। दरअसल म्यूटेशन 2 तरह से होते हैं। पहला होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ये वायरस के जीन्स में हुए छोटे बदलाव होते हैं तो उसकी सतह पर मौजूद HA और NA प्रोटीन्स को ये बदल देते हैं। वायरस की सरफेस प्रोटीन दरअसल एंटीजन होते हैं, यानी शरीर का प्रतिरोधक तंत्र इनको पहचान कर इनके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है और लड़कर बीमारी को ठीक करता है। वायरस में होने वाले ये छोटे मोटे बदलाव अमूमन एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, जिनसे शरीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन लंबे वक्त तक हुए बदलावों की वजह से वायरस ऐसे रूप में आ जाते हैं जिनको शरीर का इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता और दोबारा संक्रमण का शिकार हो जाता है। दूसरा म्यूटेशन एंटीजेनिक शिफ्ट कहलाता है। इसमें वायरस के जीन में बदलाव का मुख्य कारण किसी जानवर से फैलने वाले संक्रमण की वजह से हो सकता है। स्वाइन फ्लू इसका एक उदाहरण है। ओमिक्रॉन का म्यूटेशन एक एंटीजेनिक ड्रिफ्ट है। दरअसल कोई भी वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के लिए स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो हमारी सेल्स के साथ जुड़ता है। और ये हम सब जानते हैं कि जब सेकेंड वेव आई थी तो वो डेल्टा वेरिएंट के कारण आई थी और उस डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में मात्र 2 बदलाव थे, लेकिन इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में लगभग 30 बदलाव देखे गए हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ओमिक्रॉन की तुलना करें तो ओमिक्रॉन में कुल 53 म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से 32 म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में भी 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में महज 2 ही म्यूटेशन हुए थे। उसके स्पाइक प्रोटीन में कुल 18 म्यूटेशन हुए थे। ओमिक्रॉन की R वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज 35 से 45 लोगों में संक्रमण फैलाएगा। डेल्टा वेरिएंट की R वैल्यू 6 से 7 थी। इसका मतलब यह है कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों में फैला सकता है। There's a lot of work that is ongoing in South Africa and in other countries to better characterize the variant itself in terms of transmissibility, in terms of severity, and any impact on our countermeasures like the use of diagnostics, therapeutics, or vaccines. So far, there's little information, but those studies are underway. So we need researchers to have the time to carry those out, and WHO will inform the public and our partners and our member states as soon as we have more information. Once a variant is classified as a variant of concern, it's really important that we have good SARS-CoV-2 surveillance around the world. The Technical Advisory Group for Virus Evolution will be meeting regularly about Omicron. It will take days to weeks for some of these studies to be undertaken. It's really important that these studies are done and they're done comprehensively. As soon as we have more information, we will make that information public. But it's important to know that there's a lot that you can do to keep yourself and your loved ones safe. अगर आपको खांसी, जुकाम या बुखार हो रहा है तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वायरस का कौन सा वेरिएंट है? RT-PCR टेस्ट के जरिए ये तो पता चल जाता है कि कोरोना का संक्रमण है या नहीं है, यानी आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं। लेकिन इस RT-PCR टेस्ट के बाद ये पता लगाया जाता है कि आखिर संक्रमण किस वेरिएंट से है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है
जो जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए किया जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी वायरस में हुए जेनेटिक बदलाव से ही उसके नए वेरिएंट का निर्माण होता है। कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड को डीकोड करने की प्रक्रिया ही जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाती है। इसके जरिए वैज्ञानिक वायरस के आरएनए का अध्ययन करते हैं और ये पता करते हैं कि उसमें संक्रमण फैलाने की कितनी क्षमता है। केमिकल हम बेस बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जिसमें म्यूटेशंस आप कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। तो जब हमको आरएनए इल्यूट मिलता है, प्यूरिफाइड आरएनए, वो आप देख सकते हैं, वो जो छोटी छोटी ट्यूब्स रखी हुई हैं उनमें हर एक डिफरेंट सैंपल का आरएनए है। यहाँ पे इस चार्ट पे अगर आप नज़र डालेंगे तो आरएनए आइसोलेशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है लाइब्रेरी प्रिपरेशन, जिसमें सभी सैंपल्स के साथ हम केमिकली मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसका क्यूसी चेक करते हैं। उसके बाद इन सैंपल्स को इस प्लेट में डालते हैं। मशीन में क्या होता है? ये पीसीआर मशीन है, आपने आरटीपीसीआर जैसे सुना है, उसी का बहुत सिंपल फॉर्म ऑफ है। इसको हम पीसीआर मशीन बोलते हैं। यहाँ पे जब प्लेट रखी जाती है और हर एक वेल में प्लेट की बहुत 96 सैंपल्स इसमें एक बार में जा सकते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास बाकी के जो प्रोसेस इसके बाद होने वाले हैं उसके लिए हमारे पास इनफ क्वांटिटी ऑफ डीएनए रहे, ताकि वो सारी चीज़ें हो सकें। किसी भी वायरस के म्यूटेशन को समझने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। कई बार म्यूटेशन की ये प्रक्रिया वायरस को खतरनाक बना देती है। वायरस में बदलाव होने पर कई बार मौजूदा दवाएं या वैक्सीन काम नहीं करती। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग से जो जानकारी सामने आती है वो नई दवा बनाने में काम आती है। सीक्वेंसिंग के जरिए ये समझने की कोशिश की जाती है कि वायरस में म्यूटेशन कहां पर हुआ। अगर म्यूटेशन कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन में हुआ हो तो ये ज्यादा संक्रामक होता है, जैसा कि ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है। हम सीक्वेंस करते हैं तो हम एक साथ 384 सैंपल या 48 सैंपल 48 सैंपल एक साथ हम सीक्वेंस करते हैं। तो ये टैग हमें बताते हैं, जब सीक्वेंसिंग का डेटा हमारे पास आता है तो हम उन सैंपल्स को डिफरेंशिएट कैसे करें, इसके लिए हम उसमें केमिकली टैग ऐड करते हैं। ये जो मशीन है बायो एनालाइजर, इससे हम हमारे जो सैंपल जो हमने बनाया है, जिसकी लाइब्रेरी प्रिपेयर की है, उसकी हम साइज चेक करते हैं और सेकंड हम उसका क्वांटिटी चेक करते हैं। जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसकी क्वांटिटी, उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर है, उसका साइज प्रॉपर है। उसके लिए ये एक चिप है बायो एनालाइजर, जिसमें हम एक साथ 11 सैंपल लोड कर सकते हैं। इस सैंपल इन वेल्स में हम सैंपल लोड करते हैं एंड इस चिप को हम इस मशीन में यहाँ पे रख देते हैं एंड उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो सीक्वेंस होता है वो इसी तरह से दिखता है। ये एक सैंपल का सीक्वेंस है। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आप हमें बता पाएंगे एटीजीसी का कहाँ पर है? इस सैंपल को अगर आप देखेंगे तो इसमें म्यूटेशंस कहाँ हैं और कहाँ नहीं है, क्या नॉर्मल है और क्या अबनॉर्मल है, वो हमको पता नहीं चल सकता। हम इसके लिए एक और कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम मान लीजिए हमारे पास ओमिक्रॉन का सस्पेक्टेड सैंपल आया हुआ है, तो उसकी सीक्वेंस को हम किसी रेफरेंस जीनोम के साथ, यानी कि जब पहली बार कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ था 2 साल पहले, उसकी सीक्वेंस हमारे पास है, उस सीक्वेंस के साथ इस सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आरटीपीसीआर सैंपल को लैब में लाया जाता है। यहाँ पर उस सैंपल में से आरएनए को अलग किया जाता है। आरएनए अलग करने के बाद इसे -80 डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसके बाद सीधे से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में लाया जाता है, जहां पर आरएनए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फिलहाल तो दुनिया भर में दहशत का कारण बना हुआ है। कई देशों में कोरोना के मामलों में बहुत ज्यादा तेजी देखी जा रही है। अब तक करीब 57 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के केस पाए जा चुके हैं, लेकिन इसको पहचानने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
ओमिक्रॉन के लक्षण भी बिल्कुल सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ही होते हैं। ये बिल्कुल साधारण वायरल फीवर की तरह होता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें लापरवाही की गुंजाइश है। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, स्वाद और खुशबू आना बंद हो गई है, बुखार और थकान भी है, सर दर्द और बदन दर्द की शिकायत है, सूखी खांसी है, गले में खराश भी है, तो आप ओमिक्रॉन वेरिएंट के शिकार हो सकते हैं। अभी तक जो भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस देश में डिटेक्ट किए गए हैं, उनमें मुख्यतः माइल्ड सिम्टम्स ही पाए गए हैं। कंटिन्यूड बेसिस पर टेक्निकल एडवाइस हम लोग के सामने यही आ रही है कि वैक्सीनेशन पर हमारा ध्यान बना रहे और वैक्सीनेशन के साथ साथ जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, यानी कि यूज ऑफ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी हाइजीन एक नए नॉर्मल के रूप में हम अपने जीवन में समाहित करें। इतनी तेजी से ओमिक्रॉन का फैलना जो है वो वैज्ञानिकों में चिंता को दर्शाता है, लेकिन अच्छी बात जो ये है वो इसकी मॉर्टेलिटी कम है अभी, और इसके सिम्टम्स बहुत कम हैं, और ख़ास सिम्टम जो इसको हम लोगों को पहचानना है वो थकान है, उसके साथ गले में खराश है, हल्का बुखार है, सर में दर्द है, और कभी कभी इसके साथ दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं। अभी तक की जितनी रिसर्चेस हैं, और चूंकि ये सिर्फ 8-10 दिन का ही केस है, अभी सिर्फ लिमिटेड केसेस हैं, लिमिटेड कंट्रीज में है, जैसे इंडिया एक पॉपुलेटेड कंट्री है, वहाँ भी लिमिटेड केसेस हैं, तो कोई भी कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना एविडेंस बेस्ड, जिसे हम एलोपैथिक मेडिसिन में कहते हैं, आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। बट उसके साथ ये भी नहीं है कि हम अपने जो भी एहतियात हम बरतते हैं हम उनको बरतना कम कर दें। ये हो सकता है ओमिक्रॉन उससे माइल्डर हो, और ये भी हो सकता है कि ओमिक्रॉन उससे ज़्यादा खतरनाक हो। तो हमें अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि ये एक बुरी बीमारी है। हम उन दिनों को वापस ना देखें जो हमने झेला है एज अ डॉक्टर या एज अ पेशेंट, और हमें अपनी सारी प्रिकॉशंस वैसे ही जारी रखनी चाहिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में वैज्ञानिकों के पास जानकारी कम होने की वजह से इसके बचाव और रोकथाम की जानकारी भी कम है। लेकिन जानकार मानते हैं कि सबसे पहले तो अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वैक्सीन जरूर लगवा लें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से खुद को दूर रखें, मास्क लगाएं, लक्षण हो तो कोरोना का टेस्ट कराएं और खुद को आइसोलेट कर लें। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कि क्या आपको बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। देखते रहिए आज तक। हिंदुस्तान में 130 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है, लेकिन ओमिक्रॉन के आने के बाद से यह कहा जाने लगा है कि क्या वैक्सीन बेअसर हो गई है। क्या यह सही है? इस बीच सरकार जल्द ही बूस्टर डोज को लेकर भी जानकारी साझा कर सकती है। मंथन लगातार चल रहा है, चर्चाएं जोरों शोरों पर जारी है। क्या कोवैक्सीन ओमिक्रॉन पर बेअसर है? क्या कोविशील्ड ओमिक्रॉन के सामने बेकार है? क्या ओमिक्रॉन से बचाने के लिए बूस्टर डोज लगाई जाएगी? अगर बूस्टर डोज लगनी है तो किसको लगनी है? कोवैक्सीन के बारे में भी WHO के रिसेंट गाइडलाइंस हैं कि जिन्होंने भी कोवैक्सीन लिया है उनको बूस्टर डोज अलाउ किया जाए। वो इसलिए है कि परंपरागत तौर से जो टीके हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसके अंदर जो वायरस है वो निष्क्रिय पूर्ण तरीके से कर दिया जाता है, और एक जिसमें वायरस जो है वो जीवित रहता है। तो कोवैक्सीन जो है वो पूर्णतः निष्क्रिय वायरस वाला वैक्सीन है। इसलिए WHO का गाइडलाइन है कि जो बूस्टर डोज है वो कोवैक्सीन जिन लोगों ने भी लिया है, क्योंकि वो निष्क्रिय वायरस वाला वैक्सीन है। साउथ अफ्रीका में जो सलीम अब्दुल करीम नाम के एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला है कि वहाँ पर जो केसेस मिली है वैक्सीनेटेड लोगों में ये केसेस आने का प्रमाण कम है कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पीपल। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वैक्सीन का असर शायद अभी कुछ हद तक होगा, इसके लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। पूरे दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की जो भी उपलब्धि है, उन सभी वैक्सीन्स में कोरोना का जो स्पाइक प्रोटीन है उसका ही इस्तेमाल किया जाता है, और जो भी उससे एंटीबॉडीज बनती है वो भी उस स्पाइक प्रोटीन से ही बनती है। जबकि ओमाइक्रॉन जो नया म्यूटेटेड वायरस आया है, तो उसमें उसके स्पाइक प्रोटीन में 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हो गए, इसलिए उसके स्पाइक प्रोटीन के जो गुणधर्म है, जो क्वालिटीज़ है, वो बदल गई है। इसलिए हो सकता है कि जो भी वैक्सीन है उनका ये
ओमाइक्रॉन पर ज़्यादा असर नहीं होगा। अब तक की जो उसके लिए रिसर्च हो रहा है, जो भी प्राथमिक इंफॉर्मेशन आई है, उसमें यह समझता है कि खाली 40% उसका असर होगा। इसलिए दुनिया के कई देशों ने तीसरा डोज देने का जो शुरुआत की थी, उसमें काफी जोर लगाया है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता बढ़ा दी है। जानकारों का कहना है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट वैक्सीन से बनी प्रतिरक्षा को मात देने की क्षमता रखता है। यानी अगर दोनों टीके लग चुके हैं तब भी सावधान रहने की जरूरत है। इंडिया में जिस तरह से वैक्सीन के नंबर्स बढ़े हैं, लगभग 100 करोड़ के ऊपर एक डोज लग चुकी है, 50 करोड़ के आसपास 2 डोजेस लग चुकी है, तो हमारे बहुत सारी पॉपुलेशन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ हैं अगेंस्ट कोविड। सेकेंडली, बहुत सारे मरीजों को कोविड हुआ है। अगर मैं अपने आसपास के लोगों में बात करूं तो लगभग मेरे 80-90% आसपास के लोगों को कोविड हुआ है, तो उनके भी एंटीबॉडीज़ हैं। ये एंटीबॉडीज़ हो सकता है एज ए मेडिकल साइंस, ये एंटीबॉडीज़ हो सकता है कि इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अगेंस्ट काम करे। तो ये हो सकता है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो डिजीज़ हो वो माइल्डर फॉर्म की हो, डिजीज़ हो वो उतनी घातक ना हो जितना कि डेल्टा वेरिएंट था, क्योंकि उस समय हम वैक्सीनेटेड थे ही नहीं और पहली वेव इंडिया में इतनी कभी रैम्पेंट हुई भी नहीं। बट बिकॉज हमारे पास वैक्सीनेशंस नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास ऐसे मरीज बहुत है जिनको कोविड हुआ था, तो शायद ये ओमिक्रॉन की वेव उतनी खतरनाक ना हो जितने की डेल्टा की। इधर सरकार भी बूस्टर डोज को लेकर लगातार बैठक कर रही है और जल्द ही इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय फैसला भी ले सकता है। टीकाकरण पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप को बूस्टर डोज पर नीति तय करनी है। जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ज्यादा है वहां हॉस्पिटलाइजेशन कैसा है और जगह पे कैसा है, इंडिया में उसके ऊपर नजर रखी जा रही है, लेबोरेटरी में उसको ग्रो किया जा रहा है और उसके ऊपर इफेक्ट क्या हुई है वो चेक कर रहे हैं सारी दुनिया। आज उसके पर ओमिक्रॉन पर अध्ययन कर रही है और अध्ययन के आधार पर एक्सपर्ट लोग अपना ओपिनियन देंगे। हालांकि WHO ने बूस्टर डोज पर करीब अपनी सहमति दे दी है। WHO के अनुसार जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, यानी जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं या जिन्होंने इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगवाई हैं, उन्हें बूस्टर डोज दी जानी चाहिए। भारत में कोवैक्सीन और सिनोवैक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, जिन्हें WHO ने मंजूरी दे रखी है। We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. भारत समेत 57 देशों में फैल चुका ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे का अंदेशा बरकरार है। तब बूस्टर डोज पर जल्द फैसला वक्त की जरूरत है। उधर अमेरिकी वैक्सीन कंपनी फाइजर ने भी कहा है कि उसकी शुरुआती 2 डोज ओमिक्रॉन पर कम असरदार है, लेकिन बूस्टर डोज देने के बाद वैक्सीन का असर बढ़ जाता है। फाइजर के किए गए लैब टेस्ट में बूस्टर डोज लेने पर ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए जरूरी एंटीबॉडी शरीर में 25 गुना बढ़ जाती है। दुनिया में वयस्कों को तो लगातार वैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन बच्चों की वैक्सीन को लेकर अभी भी इंतजार ही चल रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के आ जाने के बाद ये फिक्र और बढ़ गई है कि कहीं इस वेरिएंट का असर बच्चों पर तो नहीं होगा। क्या ओमिक्रॉन बच्चों के लिए खतरे का अलार्म है? क्या ओमिक्रॉन बच्चों के लिए हो सकता है घातक? दक्षिण अफ्रीका में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत समेत दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे फैल रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक तो साबित नहीं हो जाएगा। कई रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में इस नए वेरिएंट के आने के बाद से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका संक्रमण बढ़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों और अनवैक्सीनेटेड लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कर सकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट पिछले सभी वेरिएंट से बहुत ज्यादा है, यानी ये डेल्टा से करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है।
क्या इस संक्रमण से ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, खासतौर पर बच्चों के लिए? ये जरूर कुछ एक रिपोर्ट आई है कि 5-6 साल के से कम उम्र के बच्चों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा है, पर ये कितनी कंफर्म्ड है और कितनी तादाद में है अभी उसका पूरा वो अभी नहीं मिला है डेटा। पर ये प्रिंसिपली आप सोचेंगे कि सारे बच्चे जो है उनको वो अनप्रोटेक्टेड है, उनको वैक्सीन मिली ही नहीं। हालांकि बच्चों का इम्यून सिस्टम कुदरती तौर पर बड़ों से बेहतर माना जाता है। कोविड के मामलों में भी बच्चों में अगर संक्रमण फैला भी तो रिकवरी भी जल्द हो गई। जानकारों का मानना है कि यही ओमिक्रॉन के केस में भी संभव है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है लेकिन जल्द रिकवरी भी होना मुमकिन है। बच्चों में जो नेचुरल इम्यूनिटी है जो हमें उत्तर प्रदेश में मिली है वो लगभग बराबर है जो अडल्ट में है, यानी कि 80% से ज़्यादा जो है बच्चों में नेचुरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसकी वजह से जो है ओमिक्रॉन वायरस से बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने की आशंका बहुत ही कम है और जो डिजीज़ होगी बच्चों में, जैसे जितने भी वायरल इलनेस होते हैं उसी प्रकार से ओमिक्रॉन वायरस से भी इनमें माइल्ड डिजीज़ होने की ही आशंका है, कोई सीवियर डिजीज़ नहीं होगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के ट्रांसमिशन रेट को देखते हुए WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। जानकारों के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो आने वाले समय में ये तीसरी लहर का कारण बन सकता है। ऐसे में बच्चों को इससे महफूज रखने के लिए उनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जरूरी है। भारत में बच्चों के लिए जायडस कैडिला के ज़ाइकोव डी वैक्सीन को सितंबर में मंजूरी मिल गई थी। कोवैक्सीन को 2 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने सिफारिश की है, लेकिन ड्रग रेगुलेटर की ओर से इसे मंजूरी नहीं मिली। वहीं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की बूस्टर डोज और बच्चों के वैक्सीन को लेकर मीटिंग हुई थी, लेकिन इसका मसौदा अभी तैयार नहीं हो सका है, यानी बच्चों के लिए कोरोना टीका का अब भी। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ये वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। इस वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा तेजी से है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी। आइए जानते हैं कि ओमिक्रॉन ने अब तक किन देशों में दस्तक दी है और इसने कितना नुकसान किया है। हम किस बात से डर रहे हैं? ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी। इसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी कहूँगा कि इसका एविडेंस हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्तों में हो, बट जिस वायरस का सिर्फ हमें अभी स्ट्रक्चर पता है लेबोरेटरी का और क्लिनिकल स्टेटस हमें साउथ अफ्रीका से पता चल रहा है, तो भयभीत होने की जगह पे प्रिकॉशंस क्यों न ले जो कि हमें रोज लेना चाहिए। वेरिएंट्स आज ये ओमाइक्रॉन है, इसके बाद भी 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और भी वेरिएंट्स आएंगे और फिर हम बैठ के ये वार्तालाप करेंगे, बट हमारे हाथों में ही है आफ्टर ऑल प्रिवेंशन। न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आ गया है। ये वेरिएंट जो है पहले जो वेरिएंट थे डेल्टा वायरस थे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि इससे इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है ज़्यादा, लेकिन पहली डेल्टा के मुकाबले में ये कम घातक है, यानी कि लेस लिथल है और कम सीवियर डिजीज करता है। इसके फलस्वरूप जो है कम एडमिशन्स होंगे, कम वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी और डेथ होने की संख्या भी इसमें कम होगी। और ये बता पाना कि इस वायरस का जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या ओबेसिटी, उसमें इसका प्रभाव कैसे होगा ये अगले आने वाले 2-3 हफ्तों में हमें पता चल जाना चाहिए। ओमिक्रॉन वायरस का पता सबसे पहले बोत्सवाना में और फिर दक्षिण अफ्रीका में चला, जहां 25 नवंबर को इस नए वेरिएंट की घोषणा की गई। 26 नवंबर को यानी दक्षिण अफ्रीका की घोषणा के अगले दिन WHO ने इसको नाम दिया और वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। इसके बाद ये नीदरलैंड्स, इजराइल, हांगकांग और बेल्जियम में फैला।
27 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया, चेक रिपब्लिक, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी। 28 नवंबर को ओमिक्रॉन डेनमार्क और ऑस्ट्रिया में भी पहुंचा। 29 नवंबर को कनाडा, स्वीडन, स्पेन और स्विट्जरलैंड में भी इस वेरिएंट से संक्रमित लोग पाए गए। 30 नवंबर को जापान, फ्रांस और पुर्तगाल में भी ओमिक्रॉन से संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई। 1 दिसंबर को 9 और देशों में ये वेरिएंट फैला। इनमें सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, यूएसए, नॉर्वे, आयरलैंड, घाना, नाइजीरिया और यूएई शामिल हैं। 2 दिसंबर को इसने भारत में दस्तक दे दी। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 38 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।